नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। आज मेरे साथ में आप उच्च न्यायालय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे बाहर उम्मीद करता हूं कभी भी आपको क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। इसमें सभी तथ्यों को शामिल कर लिया गया है, सभी तरीके के प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसको आप देख लेंगे एक बार। आप पढ़ने के बाद अगर इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं इस टॉपिक को तो पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कितना और क्या पढ़ना है। तो उसके बाद आप उस टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक अपना उच्च न्यायालय। इसमें हम पहला क्वेश्चन अपना देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। हमेशा आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कितने कुल उच्च न्यायालय हैं? 18, 21, 24 या फिर 28? इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही होगा। भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। आंसर नंबर सी सही है। याद रखिएगा इसको अच्छे से कि भारत में कुल उच्च न्यायालय 24 हैं। फिर अगला देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देश के 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? 356, 398, 556 या फिर 1017? इसमें हमारे उच्च न्यायालय 24 जो हैं उनमें न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 1017 है। तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, 1017 है। फिर भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय या फिर सिक्किम उच्च न्यायालय? तो इसका आंसर हमारा होगा सिक्किम, डी। सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या है। अगला चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? पहला बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय या फिर डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय? तो इसमें हमारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा है न्यायाधीशों की संख्या। उसका रीज़न भी आप जानते होंगे, जनसंख्या यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर केस भी बहुत ज़्यादा हैं। ये सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या ज़्यादा है। आप इसमें अगला क्वेश्चन देखें। आप इस क्वेश्चन को जो भी मैं बताता हूँ, जो भी पढ़ता हूँ, अगर आपने पढ़ लिया है तो पहले अपने आप से ज़रूर अटैम्प्ट करें इसको कि हाँ इसका ये होगा। उससे अगर आप गलती करते हैं तो वो हमेशा के लिए फिर आपको क्वेश्चन रट जाएगा कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन में गलती की थी, ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। या फिर जो सही है होता है आपका तो वो तो आपको आता ही है, लेकिन जो भी गलत क्वेश्चन होगा इस तरह से तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 24 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? सिक्किम उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय या फिर त्रिपुरा उच्च न्यायालय? इनमें हमारे यहाँ त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर छठा क्वेश्चन देखेंगे। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसमें हमें बताना है। इन सब उच्च न्यायालयों की स्थापना हमारी 1862 ईस्वी में हुई थी। अच्छे से इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत बार पूछा जाता है, पॉलिटी में भी पूछा जाता है, साथ में ये हिस्ट्री में भी पूछा जाता है आपका क्वेश्चन ये वाला कि हाँ इन सब उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1862 में हुई थी। अब आगे देखेंगे सातवां। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ हैं? राजस्थान उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय या कलकत्ता उच्च न्यायालय या फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय? इनमें से हमें बताना है। तो इसमें हमारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है उसके सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। फिर आठवां देखेंगे हम। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली या फिर पौंडीचेरी? इनमें हमारा दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय खुद है। आप टीवी में न्यूज़ देखते होंगे तो दिल्ली ही से पैसा आता है जिसके पास खुद का उच्च न्यायालय है, बाकी इनका नहीं है इन सब केंद्र शासित प्रदेशों का। नौवां देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर नागालैंड? इसमें हमारा नागालैंड का खुद का उच्च न्यायालय नहीं है। 10वां क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक
राज्यों का उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, पटना या फिर दिल्ली उच्च न्यायालय या फिर कर्नाटक उच्च न्यायालय। इसमें हमारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है यह है आपका एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। भारत के सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इधर कौन सा हो गया? 11वां हो गया क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916, 1917, 1918 ईस्वी या फिर 1921 ईस्वी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी को हुई थी। ये 1916 लिखा हुआ है, ठीक। 1916 को हुई थी। देखिए बीपीएससी में आया हुआ एक क्वेश्चन है, बाद में भी बहुत बार पूछा गया है। फिर देखते हैं 12वां, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय या फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय या फिर बम्बई उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। अच्छे से इसको याद रखिएगा। इसका तो रीज़न आप यूपी में रहते हुए जानते ही होंगे। फिर देखेंगे अगले हम 13वां नंबर क्वेश्चन अपना, कुल संघ शासित क्षेत्रों में से मात्र एक में ही उसका अपना न्यायालय है। यह संघ शासित क्षेत्र है चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव या फिर पौंडीचेरी। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इसको हमने आपको बता दिया कि यहाँ दिल्ली में है। फिर आगे बढ़ेंगे 14 देखेंगे, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात और उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र व गोवा और मध्य प्रदेश व राजस्थान। इसमें हमारे यहाँ सी ऑप्शन महाराष्ट्र व गोवा में साझा उच्च न्यायालय है। महाराष्ट्र और गोवा में साझा उच्च न्यायालय है। और भी जगह पे अभी वो भी अब सब क्वेश्चन आएगा अभी आगे। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में या फिर दिल्ली व कलकत्ता में? बम्बई, दिल्ली व मद्रास में, मद्रास व बम्बई में। इसमें हमारा आंसर नंबर ए सही होगा। बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में सबसे पहले उच्च न्यायालय शुरू हुआ। फिर 16वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1865 और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1911। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 आरआरबी 2015 में आया हुआ है, 2005 में आया हुआ है, सॉरी। फिर उसके बाद में 17वां क्वेश्चन देखते हैं, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय या फिर कर्नाटक उच्च न्यायालय। इसमें यह हमारा आता है बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत गोवा। अभी इससे ऊपर आपको बात बताई थी, ये वाली हमने, याद भी हो गई होगी आपको अच्छे से, उम्मीद करते हैं। 18वां देखेंगे, दादर एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? ये पूछा गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय या फिर मद्रास उच्च न्यायालय। इसका आंसर होगा हमारा बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर दादर एवं नागर हवेली का उच्च न्यायालय आता है। फिर अगला देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं। अंडमान और निकोबार जो है वह हमारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, यही पूछा गया है। तो इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन कलकत्ता उच्च न्यायालय। फिर 20 नंबर, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? मद्रास उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय या फिर कलकत्ता उच्च न्यायालय या फिर केरल उच्च न्यायालय। तो यह हमारा लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, इसी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। फिर 21 नंबर देखेंगे, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या फिर रायगढ़। इस छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ये कहाँ स्थित है, बिलासपुर में स्थित है। फिर अगला देखेंगे हम 22 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल, देहरादून, मसूरी या फिर हरिद्वार। इसका जो है नैनीताल में की गई है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, घूम भी सकते हैं आप जा कर के, यहाँ पर नैनीताल घूम लीजिएगा। फिर उसके बाद देखते हैं 23, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? दुमका, जमशेदपुर, रांची या फिर हजारीबाग। इसमें यह है रांची, वो झारखंड उच्च न्यायालय रांची में है। फिर उसके बाद में 24 नंबर देखते हैं, 24 नंबर हमारा, इसमें क्या है? मध्य प्रदेश
उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर जबलपुर? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा 25। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कोट्टयम, कोची, एर्नाकुलम या फिर त्रिवेंद्रम? एर्नाकुलम में स्थित है। केरल का उच्च न्यायालय बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एर्नाकुलम में स्थित है। 26 नंबर, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? भुवनेश्वर, कटक, कोलकाता या फिर चांदीपुर? यह है हमारा भुवनेश्वर नहीं सॉरी, कटक में है। ठीक, कटक में है, गलती से निकल गया। कटक में स्थित है उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय, कटक में स्थित है। फिर देखेंगे 27 नंबर, सुमेलित करना है हमें कौन सा किस कहाँ पे है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है? जोधपुर। ठीक, फिर उसके बाद में आता है उड़ीसा उच्च न्यायालय। उड़ीसा उच्च न्यायालय अभी बताया आपको, कटक में। फिर उसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में। केरल उच्च न्यायालय आपको बताया एर्नाकुलम में। ये हो गया। इससे कहाँ होगा, कौन कौन सा? 4-3-2-1, 4-3-2-1, तो ये आंसर नंबर सी सही हो जाएगा इसका, आपका ये सही होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन 28वां हमारा। 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर, राज्य के राज्यपाल द्वारा या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? यह हमारे बी ऑप्शन सही होगा। संसद के द्वारा कानून बना करके 2 या 2 से अधिक संघीय प्रदेशों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो इसका कोई आंसर हो जाएगा हमारा बी। फिर देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, संसद को, राज्यपाल को या राज्य विधानमंडल को? यह संसद को है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने बढ़ाने का अधिकार केवल संसद के पास होता है। 30 नंबर देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल या राज्य सरकार या फिर उच्चतम न्यायालय? यह करता है हमारा राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये एसएससी में एक बार तो दिखा रहा है ये आपको अभी, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप एग्ज़ाम उठा के पेपर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत बार आपको मिलेगा। इसको रट लीजिएगा एकदम अच्छे से। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन हम, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? ये भी बहुत बार कुछ क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से या फिर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से या उपयुक्त सभी? इसमें वह परामर्श उपयुक्त सभी से करता है। इनसे सबसे करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए परामर्श वह इन सभी से करता है। फिर अगला देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? इसका ऑप्शन 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष? इसका ऑप्शन होगा सी, 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है बकाया कार्य को निपटाने के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएँ होनी चाहिए? ऑप्शन आगे मिलेंगे। वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो। फिर उसके बाद में हमारा है, उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो। वह किसी उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी कंडीशन सही है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वयस्क भारतीय नागरिकों द्वारा निर्वाचन होता है, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति होती है? इसमें हमारा क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। अभी इससे ऊपर भी आपको बताया था। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाइएगा, लॉन्ग प्रेस करिएगा, उसके ऊपर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। नहीं तो बहुत बार लोग कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है आपका, तो उसलिए आप उसको ऑल नोटिफिकेशन कर देंगे तब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। नहीं तो कस्टमाइज़ पे आप क्लिक कर देते हैं, फिर उसके आगे कोई कुछ करता नहीं है। एक बार आप बेल आइकन दबा देते हैं तो उसमें कोई फिर नोटिफिकेशन नहीं जाता है आपके पास में। तो इस बार बेल आइकन दबाइएगा, सबसे ऊपर ऑप्शन, फिर उसके बाद में ऑल दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास में हमेशा फिर सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आप अगला देखते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चन अपना, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है?
ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है हमारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, राज्यपाल के समक्ष अपने पद गोपनीयता की पद का शपथ लेता है। फिर 36 नंबर देखते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर अपने राज्य के राज्यपाल को। यह अपना इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। फिर उसके बाद 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर है हमारा क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? संसद में, विधानसभा में, या फिर लोकसभा में? इनमें से कहीं नहीं। इसमें से ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी, इनमें से कहीं नहीं, इनके आचरण पर बहस कहीं नहीं होती है। फिर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के राष्ट्रपति, या फिर भारत के विधि मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल को? यह अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने का। फिर आगे बढ़ते हैं, 39 देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अपनी ओर से, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। तो इसमें विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक, ये हो जाएगा। फिर 40 नंबर देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार, असमर्थता, उपर्युक्त दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कदाचार और असमर्थता दोनों के बेस पर हटाया जा सकता है। यही चीज़ मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय में भी बताई थी। फिर 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 65 वर्ष, 62 वर्ष, 61 वर्ष, या फिर 58 वर्ष। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र जो है वो 62 वर्ष है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों के उम्र सीमा, इन सब चीज़ के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? यह हो गया, इसका ऑप्शन है आपका 12,500 से 10,000, 12,500 ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इतना तो होगा ही। इतनी तो सैलरी क्लर्क की भी हो जाती है, पहुंच जाती है, तो इतना तो होना ही होना है, ये है। और इसके बाद में इसमें मासिक भत्ते जो हैं वो भी और बहुत सारे जुड़े होते हैं। फिर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन अपना, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से किस निधि पर भारित होते हैं? भारत की आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि, या भारत की लोक लेखा निधि, या संबंधित राज्य की संचित निधि। ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये भारत की संबंधित राज्य की संचित निधि। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा, संबंधित राज्य की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय भारत की संचित निधि था, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन होगी आपको, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? 44 नंबर क्वेश्चन है यह हमारा। ए 64 वर्ष तक, बी 65 वर्ष तक, फिर सी 60 वर्ष तक, या डी हमारा 62 वर्ष तक। अभी आपको बताया था 62 वर्ष तक, यह हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा 45, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या संबंधित राज्य का राज्यपाल? सी ऑप्शन है हमारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है न्यायाधीश की आयु के बारे में विनिश्चय। प्रश्न अगर होता है तो फिर उसका निर्णय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की से करता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। 46 नंबर है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चंडी, कर्नेलिया सोराबजी, दुर्गा बनर्जी, लीला सेठ। इनमें से हमारा अन्ना चंडी यह उच्च न्यायालय न्यायाधीश पर पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है, अन्ना चंडी। ठीक, ये हो गया आपका 46। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चंडी। देखिए, इसको याद रखिएगा, अभी वो ऊपर वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग है, ये ना सोचने लगिएगा कि सेम क्वेश्चन है। मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर पूछा गया और यहाँ न्यायाधीश पूछा गया है। ठीक, तो न्यायाधीश पूछा जाएगा तब अन्ना चंडी का नाम देंगे आप,
लेकिन अब इसमें भी ना लगा दीजिएगा, ये इसमें क्या पूछा गया, मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला। ठीक, तो यहाँ पर अन्ना चंडी नहीं होंगी, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट में थी। और उसके बाद में इसमें होंगी, इसका ऑप्शन नंबर है आपका बी, कौन, लीला सेठ। ठीक, ये हो जाएगा आपका, लीला सेठ हैं कौन, मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली। अब आगे देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीश का प्रावधान संविधान में है, 36, 48, 64, कोई सीमा नहीं है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, कोई सीमा नहीं है। अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है, कोई सीमा नहीं है इसकी। फिर देखते हैं 49 नंबर हमारा क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का अधिकार जारी कर सकता है। ये ऑप्शन है हमारा, अधिकार परीक्षा, या फिर परमादेश व प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण या उत्प्रेषण, लेख, उपयुक्त सभी। इसमें हमारा आंसर नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, उत्प्रेषण, परमादेश, या अधिकार परीक्षा, या फिर उपयुक्त सभी। इनमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ये सारे जारी कर सकता है। 51 नंबर है हमारा, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी कर सकता है जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो, या फिर जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के आधिक्य में कार्य किया गया हो। इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो सही होगा, ये सभी जारी कभी होता है अगर, तो हमेशा वो जारी कर सकता है उत्प्रेषण रिट। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय अपने, देख लिया ये वाला हो गया हमारा। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, या फिर मौलिक अधिकार। इसमें उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर नंबर डी सही होगा, ये सभी आते हैं, सभी अधिकार। ठीक, संवैधानिक, संविधिक और मौलिक तीनों अधिकार आते हैं। फिर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है, विधि विभाग, अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, या लोक सेवा आयोग। इसमें हमारा नंबर बी सही होगा, अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार है। फिर हमारा, भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में 18 उच्च न्यायालय हैं, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक है, किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पदधारित करते हैं। इनमें हमारा केवल चौथा ऑप्शन सही है, बाकी ये सब गलत हैं। सही पूछा गया है सही कथन, तो इसमें हमारा चौथा नंबर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 55 देखते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर का उम्मीद करता हूँ कभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं। इसमें देखिए, निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, महाराष्ट्र, गुवाहाटी, इलाहाबाद, या फिर दिल्ली। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ठीक, फिर उसके बाद में देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है। ए, वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, वह भारत के सभी उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकता है। देखिए ये गलत है, इसमें ए ऑप्शन ही सही हो जा रहा है, तो हमारा ये ए सही होगा। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए इसमें मैक्सिमम इस तरह हो जाता है, कभी 2 पॉइंट 3 पॉइंट मिला के आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया थोड़ा सा टफ बनाने के लिए, लेकिन आते यही सब रिलेटेड क्वेश्चन है, बाकी और ऐसा कुछ होगा नहीं कि यहाँ जहाँ कुछ होगा। इस तरह से बना दिया गया 3-4 कुछ चीज़ों को मिला करके, बस इस तरह से आपको थोड़ा सा टफ बनाना होगा तो उस तरह बना दिया जाएगा, बाकी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन यही आते हैं ज़्यादातर मैक्सिमम आपके। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, या फिर उड़ीसा उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय ने सबसे पहले यह घोषणा की थी कि बंद जो है वह संवैधानिक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, गलत है, यही वाला सही नहीं है। इसमें
जबलपुर हमने देखा था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक, तो ये हो गया गलत, यही ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 59 देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जा सकती है यदि संसद 2/3 बहुमत से इसका आदेश पारित करे, वित्तीय आपातकाल में, यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करे, किसी भी काल में नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर हम। बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य संघ शासित क्षेत्र आते हैं? महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली या फिर दमन व दीप। इनमें ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है 1 व 2, 1, 3, 4 व 1, 2, 3, 4। इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी आते हैं। ठीक, बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं हम 61 पे। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। बिल्कुल सही बात, पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल गया है, इसमें आंसर नंबर ए सही होगा। भारत के नहीं करता, इनको भी नहीं करता, राज्यपाल को भी नहीं करता। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। फिर देखते हैं, बार बार क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। भारत के चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मान संपुज है? न्यायमूर्ति भगवती जीव गांधी या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या फिर श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इसमें आंसर नंबर सी हमारा सही होगा, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फिर उसके बाद में भारत में चलित न्यायालय मुंबई, ये तो हो चुका। 63 देखते हैं, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य में होने चाहिए? ए न्यायाधीश PN भगवती, न्यायाधीश M हिदायतुल्ला ने, या फिर न्यायाधीश HR खन्ना या फिर न्यायाधीश YK चंद्रचूड़। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, न्यायाधीश HR खन्ना ने। फिर देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। 2, 3, 4 या फिर 5। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 4 मतलब सी सही होगा इसमें। ठीक, फिर देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन हमारा। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति समान है। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवाचन नहीं कर सकता है। इसमें हमारा केवल एक ये सही है, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। फिर भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। इसमें ये तो देखिए गलत है, क्योंकि सब जगह विद्यमान नहीं है, कुछ राज्यों में जो है दूसरे राज्य का हिसाब किताब चलता है। ठीक, लेकिन ये जो है ये सही है, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा ए गलत है परंतु आर सही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता। दूसरा है हमारा, कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए आर्थिक नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष न्यायिक पद धारण नहीं किया है। तो इसमें हमारा ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसमें हो जाएगा ना तो एक सही और ना ही 2 सही। अगला देखते हैं हम, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, किसके द्वारा? बताना है, राज्य के विधि मंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, उपयुक्त किसी के द्वारा भी नहीं। तो इसमें हमारा उपयुक्त किसी के द्वारा भी नहीं परिवर्तित किया जा सकता। फिर देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? इसमें हमने आपको बताया था कि 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? यह भी आपको बताया था, लीला सेठ जी थी। ठीक, फिर उसके बाद में 71 देखते हैं, नवसृजित उच्च न्यायालय हैं कौन कौन से? मेघालय, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम या मेघालय या त्रिपुरा या फिर
हमारा मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। इनको अच्छे से याद रखिएगा, लेटेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, राज्यों के बीच परस्पर विवाद या फिर मूल अधिकारों का संरक्षण। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। जिसमें मैंने मूल अधिकार वाले क्वेश्चन करवाए हैं उसमें ये आपको मिलेगा। उसमें भी क्वेश्चन बताया था, ये आपको जिन्होंने अच्छे से देखा होगा तो वो इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिसमें आपको हमेशा इसी तरह से अच्छी वीडियो मिलती रहें। और बेल आइकन को थोड़ी देर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।